23 जून 2018 थाईलैंड की वाइल्ड बोर जूनियर फुटबॉल टीम रोज की तरह अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। सभी की उम्र करीब 11 से 16 के बीच थी और उनमें से एक बच्चे का उस दिन बर्थडे भी था। इसी खास मौके की वजह से उन्होंने प्रैक्टिस के बाद एडवेंचर करने के लिए थाम लुआंग केव जाने का प्लान बनाया और अपने इस प्लान में असिस्टेंट कोच एकापोल चाटावोंग को भी शामिल कर लिया, जो कि खुद भी महज 25 साल का था। असिस्टेंट कोच और 12 बच्चे अपनी अपनी साइकिल से थाम लुआंग केव की एंट्रेंस पे पहुंचते हैं और साइकिल, बैग, जूते और कुछ सामान बाहर छोड़कर केव के अंदर घुस जाते हैं। ये केव थाईलैंड और म्यांमार की सरहद पर बादलों से घिरे दोई नोंग नान पहाड़ों के नीचे है। ये केव करीब 10 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बेहद तंग रास्ते, पेचीदा सुरंगें और गहरी घुमावदार खाइयां हैं। यूं तो ये बच्चे पहले भी इस केव में आके एडवेंचर कर चुके थे, लेकिन ये दिन उनकी जिंदगी में कोई एडवेंचर नहीं बल्कि एक ऐसा हादसा लाने वाला था जो कि उन्हें मौत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है। केव के अंदर घुसने के कुछ देर बाद मौसम अपनी करवट बदलता है। बहुत ही तेज बारिश होने लगती है। बच्चे केव के अंदर थे, इसलिए उन्हें बारिश का पता नहीं चलता। सभी बच्चे अपनी मस्तियों में मगन थे कि तभी बारिश का पानी केव के अंदर घुसने लगता है। पानी को अंदर आते देखकर बच्चों को बारिश का पता चला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी केव के अंदर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उनके पास पानी के बहाव के उल्टी तरफ चलकर वापस लौटने का कोई चांस नहीं था। बच्चे पानी से बचने के लिए केव के अंदर और भी गहराई में बढ़ते रहे और जाने अनजाने में वो केव के एंट्रेंस से 4 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। केव के अंदर गहरे अंधेरे, पेचीदा रास्तों, ऊंची नीची ढलानों और सिर्फ नाम की ही ऑक्सीजन ने उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना डाला था। ऊपर से बारिश का पानी बाढ़ बनकर केव को अपनी जद में ले लेता है। बच्चों का एडवेंचर उन पर खौफ बनकर टूटता है। जहां एक तरफ बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स बच्चों के टाइम पर वापस ना लौटने पर परेशान हो रहे थे। केव का प्लान सीक्रेट रखा गया था, इसलिए पेरेंट्स को उनके यहाँ होने की कोई खबर न थी। रात का अंधेरा बढ़ने लगा तो बच्चों के पेरेंट्स ने परेशान होकर हेड कोच नोपैरेट कांथावोंग को फोन किया, लेकिन उसे भी बच्चों का कोई पता नहीं था। कोच ने असिस्टेंट कोच समेत सभी बच्चों को कॉल किया, लेकिन सबका फोन आउट ऑफ रीच आ रहा था। हेड कोच भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि तभी किस्मत से उनका कॉल एक 13 साल के बच्चे सोंगपोंग कांथावोंग को लग जाता है। ये बच्चा भी उस जूनियर फुटबॉल टीम का हिस्सा था, लेकिन वो अपनी टीम वालों के साथ केव जाने की बजाय प्रैक्टिस सेशन के बाद सीधे घर लौट गया। उसने उन सभी के केव जाने का प्लान कोच को बता दिया। इस खबर का पता चलते ही बच्चों के माँ बाप की घबराहट का ठिकाना ही नहीं रहा। ये मानसून का वक्त था और ऐसे में केव के अंदर जाना बहुत ही खतरनाक था और खतरे की वजह से अथॉरिटीज की तरफ से मॉनसून के 3 से 4 महीने केव के अंदर ना जाने की सख्त हिदायत होती थी। अपने आप को किसी तरह संभाल कर पेरेंट्स हेड कोच के साथ थाम लुआंग केव की तरफ बढ़ते हैं। जब वो केव की एंट्रेंस पर पहुंचे तो उन्हें बच्चों की साइकिल्स, बच्चों के जूते, बैग्स और उनका कुछ सामान दिखाई देता है, लेकिन दूर दूर तक बच्चों का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने इस उम्मीद में आवाज लगाकर देखा कि शायद बारिश से बचने के लिए कहीं आसपास छुप कर बैठे हों, लेकिन फिजा में सिर्फ तेज बारिश का शोर और माँ बाप की लड़खड़ाती आवाजें गूंज रही थी। उन्होंने जब केव की तरफ देखा तो उनके पांव तले जमीन खिसक गई। पूरी केव पानी की झपेट में थी और बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि उनके बच्चे केव के अंदर मौत के मुंह में फंसे हुए हैं। उसके बाद शुरू होता है उन 13 बच्चों को निकालने के लिए इनक्रेडिबल रेस्क्यू मिशन, जिसका हिस्सा दुनिया के 17 ममालिक बन जाते हैं। दुनिया भर से 100 से ज्यादा एक्सपर्ट्स, केव डाइवर्स, सोल्जर्स और करीब 10,000 से ज्यादा वॉलेंटियर्स इस मिशन में अपनी जान लगा देते हैं। ये इंसिडेंट न सिर्फ कई हफ्तों के लिए टॉप मीडिया हेडलाइन बन जाता है, बल्कि दुनिया भर के लोगों की सांसें भी थाम कर रख देता है। Lost boys, the soccer team trapped in the flooding cave. There is danger in every drop. Where these boys were trapped is really a very, very remote place. And family gather at the mouth of the cave, now blocked by raging floodwaters. Supplying the boys is a long and exhausting job, involving dozens of Thai and foreign divers. Billionaire entrepreneur Elon Musk has a method to save the Thai youth soccer team trapped in a cave. इस पूरे मामले में पेरेंट्स की तरफ
طرف سے سب سے پہلے پارک آفیشلز اور پولیس کو پتہ چلتا ہے۔ ان کی طرف سے فوراً سرچ مشن شروع کیا جاتا ہے، لیکن لوکل اتھارٹیز ایسی سچویشن میں بالکل کلولیس تھی۔ انہیں ایسا کوئی بھی پاسٹ ایکسپیرینس نہیں تھا جو کہ اس مشکل سے سامنا کرنے میں مدد کرتا۔ کیو کے اندر نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی بچوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ کسی کو باہر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اندر فلڈڈ کیو میں زندہ بچ بھی پائے ہوں گے یا نہیں، اور اگر وہ زندہ ہوں گے بھی تو بنا کھانے پانی کے اندھیری اور باڑھ سے بھری ہوئی خطرناک کیو کے اندر کب تک سروائیو کر سکیں گے۔ ان ڈراؤنے سوالوں کے بیچ ہونے والی لگاتار بارش نے سب کی پریشانی کو مزید بڑھا رکھا تھا۔ ٹینشن اس بات کی تھی کہ تبھی بارشوں کا موسم صرف شروع ہی ہوا تھا جو لگاتار 3 مہینوں تک چلنے والا تھا، اس لیے بچوں کو جلد از جلد باہر نکالنے کے لیے فوراً ایکشن لینا ضروری تھا۔ لوکل اتھارٹیز نے کئی ریسکیو ٹیمز اور تھائی نیوی سیلز کو اس مشن سے جوڑ لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوکل لوگ والنٹیئرز کی شکل میں مدد کرنے کو آگے آ گئے۔ کیو کے باہر بیس ریسکیو کیمپ بن گیا جہاں پہ موجود سبھی لوگ بچوں کو بچانے کے لیے اپنی جی جان لگا دینے کو تیار تھے۔ وہیں بچوں کے ماں باپ کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ ان کی آنکھیں اپنے بچوں کو پھر سے دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ ان کی حالت تب خراب ہو گئی جب سرچ کے لیے گئی پہلی ریسکیو ٹیم کچھ ہی دیر بعد واپس آ گئی۔ ریسکیو ٹیم کو کیو کے تھوڑا اندر جا کر ایک چیمبر کے پاس بچوں کے فٹ پرنٹ ملے، لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ بچوں کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ بچے کسی سرنگ سے ہو کر کیو کے اندر گہرائی میں گئے ہوں گے، لیکن کتنا دور اس کا کسی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ بارش کے بڑھتے ہوئے پانی نے ڈائیورز کا اندر بڑھنا مشکل کر دیا تھا۔ انہیں تیرتے ہوئے کیو کے اندھیرے اور گندے پانی میں اپنے ہاتھ تک بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا جہاں پہ بارش کا پانی کیو کی چھت سے ٹکرا رہا تھا۔ تھائی نیوی ڈائیورز کو اتنے نیرو سپیس میں ڈائیو کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کیونکہ انہیں صرف کھلے سمندر میں ٹرین کیا جاتا ہے، اسی لیے وہ فلڈڈ کیو کے زیادہ اندر نہیں گھس پائے اور انہیں کچھ ہی دوری سے واپس لوٹنا پڑا۔ کیو میں بڑھتا ہوا پانی سب سے بڑی مشکل بن گیا تھا اور اس پانی کو کم کرنے کے لیے انجینئرز اور پمپ کی مدد سے 10,000 لیٹر پانی ہر گھنٹے باہر نکالا جا رہا تھا، لیکن جتنا پانی پمپس کے تھرو نکلتا اس سے زیادہ پانی بارش کی وجہ سے پہاڑ اور آس پاس کے علاقوں سے ہوتا ہوا کیو کے اندر گھس جاتا۔ ہزاروں والنٹیئرز اور نیوی سیل کی مدد سے کیو کے اندر گھستے ہوئے پانی کو کئی جگہوں سے سیل کیا گیا، لیکن تب بھی بارش کا پانی کہیں نہ کہیں سے بہ کر کیو میں جاتا ہی رہا۔ انٹرنس سے گھسنا مشکل تھا تو اسی لیے کئی ہیلی کاپٹر پہاڑ کے اوپر سے کیو کے اندر جانے کے انٹری پوائنٹ ڈھونڈتے رہے۔ پہاڑ کے اندر ڈرل کر کے اس میں ڈرون بھیج کر بچوں کا پتہ لگانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ کیو کی مشکل بناوٹ اور بڑھتی ہوئی بارش سب کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی تھی جس کے آگے ریسکیو ٹیم کا ہر ایک پلان چوپٹ ہو رہا تھا۔ اس سچویشن میں اس دوران جو اچھی چیز تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ورنر انسورتھ نام کے برٹش کیور موجود تھے جنہیں کیو ڈائیو کا 40 سال کا ایکسپیرینس تھا۔ وہ کچھ سالوں سے تھائی لینڈ میں ہی رہ رہے تھے اور انہوں نے کئی بار اس کیو کو ایکسپلور بھی کیا تھا، اسی لیے جب اس انسیڈنٹ کے بارے میں انہیں پتا چلا تو انہوں نے خود اس کیو کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اندر تو گئے لیکن زیادہ دور تک نہیں جا سکے۔ کیو کا پیچیدہ ٹیڑھا میڑھا راستہ اور باڑھ کی شکل لے چکے بارش کے پانی نے ان کا بھی اندر جانا مشکل کر دیا تھا۔ ورنن یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ مشن بے حد خطرناک ہے۔ اس ٹریکی سچویشن کے لیے ایکسپرٹس کیو ڈائیورز کا ہونا ضروری تھا، اسی لیے انہوں نے اس لگ بھگ ناممکن کام کے لیے تھائی گورنمنٹ کو ایڈوائز کیا کہ جلد سے جلد برٹش کیو ریسکیو کونسل سے رابطہ کر کے ایکسپرٹس کیو ڈائیورز کو بلایا جائے۔ اب تک بچوں کو کیو کے اندر پھنسے ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ بچوں کے زندہ رہنے کی پوسیبلٹی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ نیوی سیلز اور ریسکیو کی طرف سے کی جانے والی ہر کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ 4 دن کی اس مشقت اور 4 دن سے بچوں کے کیو کے اندر پھنسے ہونے کی خبر پوری دنیا دل تھام کر دیکھ رہی تھی۔ انٹرنیشنل میڈیا پہ اس خبر کے آنے کے بعد دنیا بھر کے ممالک سے مدد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آسٹریلیا، برٹین، یونائٹڈ اسٹیٹ اور چائنا سمیت 17 ممالک نے اس ریسکیو مشن کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ جہاں یو ایس نے اپنے ریسکیو اسپیشلسٹ کو بھیجا تو وہیں تھائی گورنمنٹ کی ریکویسٹ پر برٹین، آسٹریلیا، چائنا اور بیلجیم سے ایکسپرٹس کیو ڈائیورز پہنچ چکے تھے۔ اس طرح انٹرنیشنل کوآپریشن سے اس مشکل وقت میں امید کی ایک نئی کرن دکھائی دینے لگی۔ دنیا بھر سے مدد ملنے کے بعد اس ریسکیو آپریشن میں کچھ پروگریس تو دیکھنے میں ضرور ملی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے 8 دن گزر چکے تھے۔ بچوں کو لے کر کوئی ایک سراغ بھی ہاتھ میں نہیں لگا تھا۔ اس دوران سب سے دل دہلا دینے والا خیال یہ تھا کہ ان
इन 8 दिनों तक बच्चे केव में जिंदा रह भी सके होंगे या नहीं। इस डरावने सवाल के बीच भी हजारों की तादाद में जमा हुए दुनिया भर के अलग अलग एक्सपर्ट्स बच्चों को ढूंढ निकालने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। 1 जुलाई 2018 का दिन इस पूरी क्रिटिकल सिचुएशन में एक जरूरी मोड़ लेकर आता है। इंसिडेंट के इस 9वें दिन न सिर्फ बारिश थम जाती है बल्कि बादलों को चीरते हुए आसमान में सूरज भी निकल आता है। ये सूरज इस रेस्क्यू मिशन में उम्मीद की एक बड़ी किरण लेकर आया था। जहां मौसम साफ हो चुका था तो वहीं पर पंप्स की मदद से केव के 700 मीटर के एरिया के वाटर लेवल को कम कर दिया गया था। इस तरह हालातों को कुछ हद तक सुधरता देखकर चियांग राय के गवर्नर और इस रेस्क्यू मिशन के हेड नारोनसक कोस्टाना कोर ने नेवी सील्स, डाइवर्स और ब्रिटिश केव डाइवर्स को जरूरी कदम उठाने के लिए अलर्ट कर दिया। डाइवर्स जो कि पहले से ही हर रोज 12 से 14 घंटे काम करके केव में एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने मिशन को और भी तेज करते हुए केव के 700 मीटर दूर के एरिया पर ऑपरेटिंग बेस बना लिया जिसे चैम्बर 3 का नाम दिया गया। चैम्बर 3 में ही रहकर डाइवर्स को आगे का मिशन चलाना था। डाइवर्स ने चैम्बर 3 के पॉइंट से जीरो विजिबिलिटी के पानी को चीरते हुए टेढ़ी मेढ़ी और ऊंची नीची केव में डाइव करके बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया। वो केव के जितना अंदर जाते पीछे एक रस्सी छोड़ते जाते ताकि लौटते वक्त उन्हें रास्ता ढूंढने में आसानी हो। ये केव दूसरी कई सुरंगों तक भी निकलती थी, इसीलिए डाइवर्स को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना था, साथ ही सही रास्ते का ध्यान रखना था। इस पूरी सर्च के दौरान ये अंदाजा लगाया गया था कि बच्चे पानी से बचने के लिए किसी हायर ग्राउंड पे हो सकते हैं। ऐसे में उनके होने का जो बेस्ट पॉइंट था वो पटाया बीच था। लेकिन जॉन वैलेंटाइन और रिक स्टैंटन, 2 ब्रिटिश डाइवर्स, जब कई घंटे डाइव करके वहां पे पहुंचे, उन्हें वहां पर भी बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिला। रेस्क्यू टीम पहले ही बच्चों के 10% जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी मानकर चल रही थी और ऐसे में उनके पटाया बीच पर भी ना मिलने से डाइवर्स ना उम्मीद हो गए थे। बच्चों को ढूंढने के इस सफर में डाइवर्स को अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का भी ध्यान रखना था। जॉन वैलेंटाइन और रिक स्टैंटन सबसे आगे डाइव कर रहे थे, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के बाद उनके ऑक्सीजन सिलेंडर में इतनी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि वो और आगे बढ़कर फिर वापस लौट सकें। ऐसे में उन्हें यहीं से पीछे लौट जाना चाहिए था, लेकिन दोनों ब्रिटिश डाइवर्स ने अपनी समझबूझ से अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। पटाया बीच से डाइव करते हुए वो आगे बढ़े और वहां से करीब 400 मीटर दूर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ इंसानी स्मेल महसूस होने लगी। उन्होंने अपने मास्क उतारकर जैसे ही टॉर्च जलाई, सामने कुछ ऊंचाई पर उन्हें वो दिखाई दिया जिसकी उम्मीद 10 दिनों से पूरी दुनिया कर रही थी। वहां पर वो 10 बच्चे मौजूद थे जो इस बंद, अंधेरी, फ्लडेड केव में सरवाइव कर गए थे। ये खबर जब केव के बाहर रेस्क्यू टीम तक पहुंची तो सभी ने राहत की सांस ली। बच्चों की फैमिली का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो पहले दिन से ही केव के बाहर अपने बच्चों की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे थे। आखिरकार उनकी दुआएं काम आ गई थी। मीडिया के जरिए बच्चों की सलामती की खबर जब पूरी दुनिया तक पहुंची, पूरी दुनिया में खुशी की एक लहर फैल गई। जहां बच्चों के बचने की खुशी थी, वहां पे ये ताज्जुब भी हो रहा था कि 10 दिन तक ये बच्चे बिना खाने और पानी के बंद, अंधेरी, फ्लडेड केव में आखिर कैसे जिंदा रह पाए। दरअसल उन बच्चों के इतने दिन सरवाइव करने में सबसे बड़ा किरदार उनके असिस्टेंट कोच एकापोल चांटावोंग का था। एकापोल फुटबॉल असिस्टेंट बनने से पहले करीब 10 सालों तक एक बुद्धिस्ट मॉन्क रहा था। उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को रोज मेडिटेशन करवाया ताकि बच्चे मुश्किल सिचुएशन में खुद को संभाल सकें। उसने बच्चों को चुप रहने और कोई भी मूवमेंट ना करने की हिदायत की, जिससे वो केव के दरारों से आने वाली थोड़ी बहुत हवा का इस्तेमाल करके सरवाइव कर पाए। उनके पास भूख मिटाने के लिए खाना तो नहीं था, लेकिन केव की छत से टपकता बारिश का बूंद बूंद पानी उनकी प्यास बुझाने का जरिया बना। उन्होंने 10 दिनों तक किसी पानी को पीकर गुजारा किया। 25 साला एकापोल ने अपनी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ बच्चों को महफूज रखा बल्कि उनके वापस लौटने के हौसले को भी बनाए रखा था। बच्चों के मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने उनके लिए खाना, पानी, कंबल, ऑक्सीजन और मेडिकल हेल्थ समेत हर जरूरी चीज पहुंचाई। उनके जिंदा बचने से पूरी दुनिया खुश थी। जो 10,000 के करीब वॉलंटियर्स, 2,000 के करीब सोल्जर्स और 100 से ज्यादा डाइवर्स केव के अंदर बाहर मेहनत कर रहे थे, उनकी मेहनत को एक उम्मीद मिल गई थी। लेकिन रेस्क्यू मिशन के हिसाब से बच्चों का मिलना सबसे इजीएस्ट पार्ट था। उनके सामने अब सबसे बड़ा टास्क ये था कि अब बच्चों को केव के करीब 4 किलोमीटर अंदर से कैसे
हिफाजत से बाहर निकाला जाए, और इसको लेकर एक्सपर्ट्स ने प्लान बनाना शुरू कर दिए। सबसे पहला प्लान तो ये बना कि बच्चों को खाने, पानी और जरूरी सामान के साथ अगले 6 महीनों तक अंदर ही रहने दिया जाए, जब तक मानसून खत्म नहीं हो जाता। ये सोचकर कि बारिशें बंद हो जाएंगी तो केव का पानी भी सूख जाएगा और बच्चों को आसानी से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब डाइवर्स ने केव के अंदर की ऑक्सीजन लेवल को मेजर किया तो वो सिर्फ 15% था, जबकि किसी भी नॉर्मल इंसान के जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर में नॉर्मली ऑक्सीजन लेवल 21% होना चाहिए। इतने कम ऑक्सीजन में वो 1 महीना भी सरवाइव नहीं कर सकते थे। इसके अलावा 6 महीनों तक एक केव में महफूज रह पाना बच्चों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। अगर बाई चांस वो फिजिकली बच भी जाते तो भी उन्हें मेंटली बहुत नुकसान पहुंचता। इसलिए इस प्लान को फौरन ही कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद दूसरा एक प्लान केव के अंदर ड्रिल करने का बनता है, जैसे 2010 में चिली माइंस के माइनर्स को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ये प्लान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस था। एक्सपर्ट्स की 10 से 11 दिनों की रिसर्च में एक भी ऐसा अल्टरनेटिव रूट नहीं मिला था जहाँ ड्रिल करके टनल बनाई जा सके जिसके थ्रू बच्चों को बाहर निकाला जा सके। इसलिए इस प्लान को भी खारिज कर दिया गया। ये इंसिडेंट वर्ल्ड फेमस हो चुका था। इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर चर्चाएं काफी खास थी। रेस्क्यू के लिए बहुत से लोग बहुत से तरीके बता रहे थे। ऐसे में एक आइडिया टेस्ला और स्पेसएक्स के ओनर एलॉन मस्क की तरफ से भी आया। एलॉन की तरफ से बच्चों के साइज की सबमरीन बनाने का आइडिया बताया गया जिसमें बच्चों को बाहर निकाला जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से केव की सिचुएशन के लिए ये आइडिया नॉन प्रैक्टिकल था, इसलिए इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में रेस्क्यू टीम के सामने अब एक आखिरी प्लान था कि बच्चों को डाइव करवा के बाहर लाया जाए, लेकिन उनमें से किसी को भी डाइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं थे। बच्चों ने किसी तरह इतने दिन गुजार तो जरूर लिए थे, लेकिन उनकी जिस्मानी और जहनी हालत ऐसी नहीं बची थी कि उन्हें वहां पर तैरना सिखाया जाता और वो बाहर आ जाते। इस बाढ़ में केव के अंदर इतनी दूर तक डाइव करने में थाई नेवी सील्स को भी बहुत मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा था। लगातार कई दिनों तक पंप्स की मदद से तकरीबन 120 मिलियन लीटर पानी निकालने के बाद भी केव के काफी हिस्सों में एक बड़ी मिकदार में पानी भरा हुआ था। इस केव के अंदर इतने पेचीदा मोड़ थे, कहीं पर तो गहराई 50 फीट से ज्यादा थी और कहीं पे तो गुजरने के लिए सिर्फ 2 फीट का रास्ता था। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बच्चों को निकालने के लिए एक परफेक्ट प्लान सोचा जा रहा था, वहीं हर रोज सैकड़ों नेवी डाइवर्स की मदद से बच्चों तक खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था। ऐसे ही 6 जुलाई के दिन एक फॉर्मर नेवी सील डाइवर सैमन गुनान डेली रूटीन की तरह ऑक्सीजन सप्लाई लेकर जा रहे थे कि उसी दौरान वो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए। उनके पास से गुजरते हुए डाइवर ने उन्हें पानी से निकालकर उन्हें कॉन्शियस करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इस मौत ने रेस्क्यू के खतरे को साफ साफ उजागर कर दिया था। सैमन, जो कि काफी फिट, हेल्दी और एक्सपीरियंस डाइवर थे, जो कई मौकों पर थाईलैंड को रिप्रेजेंट कर चुके थे, उनकी मौत के बाद सभी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि अगर एक एक्सपर्ट डाइवर इतनी खतरनाक डाइविंग के दौरान अपनी जान खो सकता है तो छोटे बच्चे उस फ्लडेड केव को कैसे पार कर सकेंगे जिन्होंने इससे पहले कभी डाइव तक नहीं किया था। इसके बाद सभी रेस्क्यू ऑप्शंस को साइड पे रखकर ब्रिटिश डाइवर्स ने एक प्लान थाई अथॉरिटीज के सामने रखा। इस प्लान के मुताबिक बच्चों को डाइव करवाकर ही बाहर लाने का फैसला किया गया, लेकिन ये भी फैसला किया गया कि इस पूरे रेस्क्यू के दौरान बच्चों को बेहोश रखा जाएगा। बेहोश करने का प्लान इसलिए रखा गया क्योंकि लगातार कई घंटों तक फ्लडेड वाटर में रहने के बाद बच्चे पैनिक कर सकते थे, जिससे उनके अनस्टेबल होने से उनकी जान जा सकती थी, बल्कि उनके साथ के डाइवर्स की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। सैमन गुनान की डेथ के बाद सबको कंफर्म हो चुका था कि ये रेस्क्यू कितना डेंजरस हो सकता है, इसलिए खतरे को भांपते हुए इस प्लान को मंजूरी मिल गई और ये तय हुआ कि बच्चों को पूरे सफर के दौरान अनकॉन्शियस रखा जाएगा। उनके चेहरे पर फुल ऑक्सीजन सील मास्क लगाकर उनके हाथों को बांध दिया जाएगा। साथ ही बच्चों के लिए खास हार्नेस बनवाए गए जिनकी बैक पर हैंडल्स लगे थे ताकि डाइवर्स उन्हें किसी डफल बैग की तरह उन्हें बाहर ला सकें। इस तरह एक ऐसा रेस्क्यू प्लान बनकर तैयार हुआ जो कि पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल था। ये मिशन कामयाब होगा या नहीं इसका जवाब भी किसी के पास नहीं था। इस ट्रिकी मिशन के लिए एक ऐसे इंसान की भी जरूरत थी जो कि एक एक्सपर्ट डाइवर के साथ साथ एक डॉक्टर भी हो। पूरी दुनिया में ऐसे लोग इतने कम हैं कि उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। इस ऑपरेशन के लिए ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन केव डाइविंग एक्सपर्ट और डॉक्टर रिचर्ड हैरिस से राब्ता किया गया। हैरिस को ये रेस्क्यू प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उनके हिसाब से इस तरह बच्चों के बचने की पॉसिबिलिटी 0 थी। इस प्लान के खतरों के बारे में
में रेस्क्यू टीम भी जानती थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा ना तो कोई और प्लान था और ना ही ज्यादा वक्त बचा था। अब तक बच्चों को केव में फंसे हुए पूरे 15 दिन गुजर चुके थे। ऐसे में महकमा मौसमियात ने सबकी परेशानी को मजीद बढ़ा दिया। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से थाईलैंड के इस एरिया में 10 जुलाई के बाद भारी बारिश पड़ने वाली थी। लोकल लोगों ने भी ये कंफर्म किया कि 10 जुलाई के बाद यहाँ पे भारी बारिश होती है और ये केव पूरी तरह से फ्लडेड हो जाती है। इन सभी बातों के चलते रेस्क्यू टीम पर बच्चों को बचाने का प्रेशर बढ़ता गया। सभी को साफ नजर आ रहा था कि अगर उन्हें 3 दिनों के अंदर ना निकाला गया तो वो कई महीनों तक अंदर फंसे रह सकते हैं। इसलिए सभी पहलुओं पर नजर डालते हुए 8 जुलाई को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जो कि दुनिया का डेंजरस और डेयरिंग रेस्क्यू मिशन होने वाला था। डॉक्टर हैरिस भी इस रेस्क्यू मिशन में जुड़ गए और वो केव के अंदर जाकर बच्चों के वेट और उनकी एज के हिसाब से बेहोशी के इंजेक्शंस तैयार करने लगे। प्लान के हिसाब से एक दिन में सिर्फ 4 बच्चों को ही बाहर निकालना था। हर एक बच्चे के साथ एक एक्सपर्ट केव डाइवर्स को रखा गया। इनमें से सबसे अहम किरदार जॉन वेलेंथन, रिक स्टैंटन, जेसन मेलिनसन और क्रिस जेवल ब्रिटिश डाइवर्स थे। बच्चों के बेहोश हो जाने की वजह से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्स के ऊपर थी। अपने इस पूरे रेस्क्यू सफर के दौरान उन्हें न सिर्फ बच्चों को संभालना था बल्कि एक गाइड रोप को भी फॉलो करना था। केव के अंधेरे और गंदे पानी की वजह से केव में विजिबिलिटी बिल्कुल ना होने के बराबर थी। उन्हें सारा रास्ता इस रस्सी को पकड़कर तय करना था। रस्सी के छूट जाने से वो बाहर का रास्ता भटक सकते थे और केव के ही अंदर कहीं खोने का खतरा था। इसके अलावा उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि कहीं बच्चे रास्ते में होश में आकर पैनिक न करने लगे, इसलिए उन्हें फिर से बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ सकता था। जहां इस मिशन पे हर एक बच्चे के लिए एक्सपर्ट डाइवर मौजूद थे, वहीं इस सफर में बीच बीच के पॉइंट पर कई एक्सपर्ट्स और सपोर्ट टीम को भी तैनात कर दिया गया। इस पूरे सफर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में डाइवर्स का काम बच्चों को चैम्बर 3 तक लाना था, जो कि कई दिनों से उनका बेस बना हुआ था। इसके बाद चैम्बर 3 में बच्चों का मेडिकल चेकअप करके उन्हें सपोर्ट टीम की मदद से बाहर लाना था। इस दौरान बहुत सी रुकावटें होने के बावजूद 8 जुलाई को पहला रेस्क्यू शुरू हुआ, जिसमें प्लान के तहत 4 बच्चों को बेहोश करके 4 एक्सपर्ट्स डाइवर एक नॉर्मल दूरी बनाकर आगे बढ़ने लगे। दुनिया इससे जुड़ी हर एक खबर को दिल थाम कर देख रही थी। केव के अंदर और बाहर दोनों तरफ स्ट्रेस हाई लेवल पर था। सभी डाइवर्स बच्चों को संभालते हुए गाइड रोप के जरिए एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। कुछ जगहों पर सिर्फ इतना रास्ता था कि एक बार में सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता था। ऐसी नैरो स्पेस में डाइवर्स को बहुत ही एहतियात रहकर खुद को और बच्चों को अलग अलग करके निकालना होता और इसी दौरान उन्हें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को भी खोलना पड़ जाता। लगातार कई घंटों तक अंडर वाटर डाइव और मुश्किलात का सामना करते हुए चारों डाइवर्स एक एक करके बच्चों के साथ चैम्बर 3 में पहुंच गए। यहाँ से मिशन का सेकंड फेज शुरू हुआ, जिसमें चारों बच्चों का मेडिकल चेकअप करके सपोर्ट टीम ने उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाया और फिर केव के बाहर ले आए। एक एक करके जब बच्चों को केव से बाहर लाया गया तो वहाँ पे मौजूद लोगों की उम्मीदें जगमगाने लगी। वहाँ पे मौजूद बच्चों के माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन किसी को भी वहाँ पे बच्चों को देखने नहीं दिया गया। प्लान के हिसाब से केव के बाहर निकालने के बाद बच्चों को फौरन एक टीम लेकर हॉस्पिटल निकल गई ताकि उन्हें बेटर कंडीशन में रखा जा सके। अगले दिन 9 जुलाई को फिर से सेम प्रोसीजर दोहराया गया। 4 बच्चों को पहले चैम्बर 3 तक लाया गया और फिर वहां से उन्हें केव से बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। इस तरह 8 बच्चे महफूज बचाए जा चुके थे, लेकिन अभी भी 4 बच्चे और असिस्टेंट कोच को रेस्क्यू करना बाकी था। 10 जुलाई आ चुकी थी और इस वक्त सबसे बड़ा डर मौसम का था, क्योंकि किसी भी पल करवट बदल के बरस सकता था। इससे पहले कि बारिश आके इस रेस्क्यू पे पानी फेर दे तो 10 जुलाई के ही दिन सभी को निकालने का फैसला किया गया। डॉक्टर हैरिस ने चारों बच्चों और असिस्टेंट कोच को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इसके बाद डाइवर्स एक एक को लेकर आगे बढ़ने लगे। 4 डाइवर्स चारों बच्चों को लेकर आगे बढ़ गए थे, लेकिन अब एक आखिरी बच्चा रह गया था, जिसको लेकर एक परेशानी खड़ी हो गई। ये बच्चा इतना छोटा था कि उसके चेहरे पर मास्क फिट नहीं आ रहा था। इस बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी डाइवर जेसन मेलिनसन की थी, इसलिए उन्होंने उस बच्चे के मास्क को कसके बांधने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे फिट नहीं आ सका। के बाद उन्होंने दूसरी तरह का मास्क पहनाया जो कि फिट तो था, लेकिन एक साइड से कभी भी निकल सकता था, जिसके साइड से पानी अंदर जा सकता था। वक्त की कमी और दूसरा कोई ऑप्शन ना होने की वजह से जेसन मेलिनसन ने बच्चे को इसी मास्क के साथ डाइविंग करके आगे बढ़ने का फैसला किया। कई घंटों की अंडर वाटर डाइव के बाद एक एक करके डाइवर्स ने बच्चों के
साथ एक एक करके चैम्बर 3 में पहुंचना शुरू कर दिया। ज्यूल भी एक बच्चे को लेकर चैम्बर 4 तक पहुंचे, पर जैसे ही उन्होंने चैम्बर 3 तक पहुंचने के लिए 500 फीट का गोता लगाया, तभी उनके हाथ से गाइड रोप छूट गई। दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ अंधेरा था, उन्हें अपना हाथ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। घंटों की इधर उधर की मूवमेंट के बाद उनके हाथ एक इलेक्ट्रिकल लाइन लगी, जिसे रेस्क्यू के शुरुआती वक्त में डाला गया था। ये इलेक्ट्रिकल लाइन बाहर लाने की बजाय अंदर की तरफ लेकर जाती थी। अंधेरे में जूल ने उसे ही गाइड रोप समझा और वो उसी को पकड़कर रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्हें कुछ गलत महसूस हुआ और फिर वो एक जगह पर रुक गए और बहुत ही ध्यान देकर देखा तो उन्हें पता चल गया कि वो आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज की और गाइड रोप को ढूंढकर चैम्बर 3 तक आ पहुंचे। फिर वहां से चारों बच्चों और असिस्टेंट कोच को केव के बाहर लाया गया और फौरन उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसी तरह इंसिडेंट के 18 दिनों बाद सभी बच्चों को महफूज बाहर निकाल लिया गया। जो रेस्क्यू इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल हो चुका था। पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया जा रहा था। सभी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका कोई अपना मौत के मुंह से बाहर आया है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों को कुछ दिन रखा गया। अंधेरे में रहने की वजह से उनकी आंखों में थोड़ी परेशानी तो जरूर थी, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उनकी इस सलामती के पीछे दुनिया भर की करोड़ों दुआएं, हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत, सैकड़ों डाइवर्स की हिम्मत और एक फॉर्मर नेवी डाइवर सैमन गुनान की कुर्बानी थी। बाद में उनका एक स्माइल करता हुआ स्टैच्यू थाम लुआंग केव के एंट्रेंस पर लगा दिया गया। ये स्टैच्यू वहाँ पे आने वाले लोगों को उनकी कुर्बानी की याद दिलाता है, या फिर कोई भी उन बच्चों की तरह इस केव में अपनी जान को खतरे में न डाले, इसका भी पैगाम देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।